चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। देखिए क्या हो रहा है कि टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट के साथ में दो बॉल्स रैंडमली निकाली जा रही है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो दो बॉल रैंडमली निकाली जाएगी उनको वापस उसके अंदर रख दिया जाएगा, तो बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब विथ रिप्लेसमेंट का केस रहता है तो जो इवेंट रहती है वो इंडिपेंडेंट होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, बोथ बॉल्स आर रेड, वो जो दो बॉल निकालेंगे वो दोनों भी रेड होना चाहिए। सेकेंड है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज रेड, पहले एक बॉल निकाले तो वो ब्लैक निकलना चाहिए और दूसरी सेकंड वाली रेड निकलना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। और थर्ड है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, उनमें से एक ब्लैक होना चाहिए और दूसरी रेड होना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो रैंडमली दो बॉल विथ रिप्लेसमेंट्स निकाली जा रही है, मतलब जो दोनों इवेंट अपन लेंगे यहाँ पर फर्स्ट बॉल को निकालने की और सेकंड बॉल को निकालने की, वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल जैसी की वैसे, एक बॉल निकाले और वापस उसके अंदर रख दी, फिर दूसरी बॉल निकाले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो इवेंट होगी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूले कौन से अप्लाई करना आपको पता है। अब बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल, तो आपको इन चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू, देखो 10 ब्लैक है और 8 रेड है, 10 ब्लैक प्लस 8 रेड इज इक्वल टू टोटल 18 बॉल्स हो जाएगी। देखिए मैंने डायरेक्ट 18 नहीं लिखा है इसको, 10 ब्लैक और 8 रेड लिख दिया, इससे अपने को पता है कि 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है। अब ये तीनों केसेस है तो तीनों केसेस को वन बाय वन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन इवेंट सपोज करेंगे। तीनों में अलग अलग इवेंट है, तो पहले फर्स्ट वाला केस लेता हूँ। फर्स्ट केस क्या है, बोथ बॉल्स आर रेड, जो दोनों बॉल निकालेंगे वो रेड होना चाहिए, मतलब पहली वाली रेड निकाले फिर उसको वापस रख दिए, फिर दूसरी वाली निकाले वो भी रेड होना चाहिए। तो दो रेड बॉल, पहली भी रेड बॉल और दूसरी भी रेड बॉल के लिए दो इवेंट कंसीडर कर लेता हूं मैं। लेट R1 is an event such that getting first ball red, पहले एक रेड बॉल निकाले हमने, उसकी इवेंट को R1 ले लिया, अब इसको वापस रख दिया उसके अंदर, तो नंबर ऑफ रेड बॉल वापस आपकी ऐड हो जाएगी और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 ही रहेगी, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो दूसरी इवेंट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। अब एक बॉल अपन ने रेड निकाल ली, अब दूसरी भी रेड होना चाहिए दोनों रेड के लिए, दूसरी इवेंट को ले लो। एंड R2 इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग सेकेंड बॉल रेड, जो दूसरी बॉल निकालेंगे वो भी रेड होना चाहिए, इस इवेंट को R2 ले लिया। देखिए पहली वाली जो R1 निकाले तो उसको वापस उसके अंदर रख दिए, तो R2 जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट होगी R1 और R2। तो अब अपने को क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम इसकी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी के लिए P लगा दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, बोथ द बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ बॉल्स आर रेड, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी के लिए P है, पहली बॉल R1 है इंटरसेक्शन दूसरी बॉल R2 है। तो देखो पहली वाली R1 निकल गई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, दूसरी बॉल R2 निकल गई और ये दोनों भी रेड है। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर है कि R1 और R2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट रहती है तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P ऑफ R1 इंटू P ऑफ R2 हो जाएगा, which is equal to P of R1 into P of R2। ऐसा हो गया, जैसे यहाँ पे P ऑफ A इंटरसेक्शन B रहता
ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट रहती तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रहता है। यहाँ पर ए और बी के प्लेस पे R1 R2 लिए तो पी ऑफ R1 इंटू पी ऑफ R2। अब डायरेक्ट इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते विच इज इक्वल टू, अब देखो पहली बार में R1 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नीचे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आती हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 80, ये हो गए आपके टोटल केसेस। रेड रेड बॉल कितनी है 8 रेड बॉल, 8 रेड बॉल में से एक रेड बॉल निकालना है आपको, तो एक 8 रेड बॉल में से एक रेड बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं 8C1 या 8, ये आ गए आपके फेवरेबल केसेस 8/81, 8/18 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1, मतलब पहली बार में एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/80, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे और 8 रेड बॉल में से एक रेड बॉल फेवरेबल केसेस ऊपर, 8 इंटू पी ऑफ R2। अब देखिए आपने ये जो रेड बॉल निकाले थे इसको वापस उसके अंदर रख दिए, तो वापस आपके जो बॉक्स था उसके अंदर 18 बॉल्स हो गई, वापस 18 हो गई, तो फिर से डिनोमिनेटर में यहाँ पे 18 आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18, 18 में से एक बॉल 18 टाइप से निकाल सकते हैं। जब आपने निकाली वाली रेड बॉल को वापस रख दिया तो दूसरी भी रेड निकाला था, फिर से वापस कितनी रेड बॉल होगी उसके अंदर 8 हो गई, तो 8 में से एक रेड बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं 8 टाइप से, ये भी 8/18 हो गया, 8/18 इंटू 8/18। ये पहली बार में एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये दूसरी बार में एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई विथ रिप्लेसमेंट के साथ में। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल हो जाएगा ये 2 से 4 टाइम और 2 से 9 टाइम, इसको भी 2 से 4 टाइम और 2 से 9 टाइम, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 4 4 जा 16 अपॉन 9 9 जा 81, 16/81 is the required probability of getting both the balls are red, दोनों रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 16/81 होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। समझना है आपको, समझ के करना, इवेंट को पहचानना है कि किस टाइप की इवेंट है, और उसके बाद आपको यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इंडिपेंडेंट के लिए और डिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, डिपेंडेंट रहता है तो पहले ये वाली इवेंट हो जाती, फिर ये वाली इसके ऊपर डिपेंड करती तो R2/R1 आ जाता। इवेंट आपको पहचानना है। विथ रिप्लेसमेंट का केस रहेगा तो वहां पर इवेंट इंडिपेंडेंट रहेगी, और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस रहेगा तो वहां पर इवेंट डिपेंडेंट होती है। दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग। चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं अपन। सेकंड पार्ट क्या है इसका, चलिए देखिए इसी का सेकंड पार्ट है 13 का। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब क्या करना है आपको, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो पहली बार में बॉल निकालेंगे वो ब्लैक होना चाहिए और दूसरी बार में जो बॉल निकालेंगे वो रेड होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपन दो इवेंट यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 18 ही है। तो लेट पहली वाली बॉल ब्लैक निकालना है, तो इसको B1 ले लेता हूं मैं। B1 इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक, पहली वाली बॉल ब्लैक निकली, इस बात की इवेंट को मैंने B1 ले लिया। अब ये निकाले और इसको वापस उसके अंदर रख दी, तो ब्लैक बॉल कितनी थी 10 थी, एक निकाले आपने और वापस उसके अंदर रख दिया तो वापस 10 हो जाएगी और वापस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 हो जाएगी। अब दूसरी बार में कौन सी बॉल निकालना आपको, सेकंड टाइम में रेड बॉल निकालना, तो इस इवेंट को R2 ले देता हूँ। एंड R2 इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग सेकेंड बॉल रेड, सेकेंड टाइम में रेड बॉल निकालने वाली इवेंट को R2 लिए। ठीक है, R1 फर्स्ट 1 लेता हूँ फर्स्ट बॉल निकालने के लिए और 2 ले रहा हूँ मैं सेकेंड बॉल निकालने के लिए। सेकेंड बॉल रेड होना चाहिए। तो अब ये दो इवेंट है B1 और R2। अब देखो कि आपने पहली वाली बॉल ब्लैक निकाले और उसको वापस रख दी, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स थी वापस आपकी 18 हो जाएगी, ब्लैक जितनी थी उतनी हो जाएगी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाली इवेंट है R2 ये इससे इंडिपेंडेंट होगी, मतलब उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गए। अब उसी के अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला लगाएं। तो आप अपन डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते कि पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, P ऑफ B1 इंटरसेक्शन R2। Therefore probability of first ball is black and second is red। ये लिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ फर्स्ट बॉल ब्लैक वाली इवेंट को B1 लिए एंड
सेकेंड बॉल आपको रेड निकालना है तो B1 इंटरसेक्शन R2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R2, ये प्रोबेबिलिटी। अब B1 और R2 जो है ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ B1 इंटू P ऑफ R2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू P ऑफ B1 इंटू P ऑफ R2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू P ऑफ B1, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है, तो 18 में से एक ब्लैक बॉल निकालने के तरीके 18 आ गए डिनोमिनेटर में टोटल केसेस। अब ब्लैक बॉल कितनी है, 10 है, 10 में से एक ब्लैक बॉल कितने टाइप्स निकाल सकते हैं, 10C1 या 10 में से कोई भी एक आ जाएगी। तो ये 10/18 प्रोबेबिलिटी हो गई पहली बार में एक ब्लैक बॉल निकालने की, इनटू अब दूसरी बार में या सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, रेड बॉल निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू अब ये जो पहली वाली आपने ब्लैक बॉल निकाले थे इसको वापस रख दिया उसके अंदर, तो वापस उसके अंदर 10 ब्लैक हो गई और टोटल नंबर ऑफ बॉल 18 हो गई। अब आपको सेकंड टाइम में रेड बॉल निकालना है, तो फिर से 18 बॉल में से एक बॉल निकालेंगे तो टोटल 18 आ गई। अब रेड बॉल कितनी है देख लो, रेड में से रेड निकालेंगे, 8 रेड बॉल है तो 8 ही रेड रहेगी इसके अंदर। 8 में से एक रेड कितने टाइप्स निकाल सकते हैं, 8 टाइप्स, 8C1 या 8। बस ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 2 से कैंसिल कर लो, 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8 और 2 9 80, तो टोटल क्या हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू 5 4 20 अपॉन 9 9 81, 20/81 is the required probability of getting फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड। पहली बॉल के ब्लैक और दूसरी बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 20/81। ठीक है, समझना है थोड़ा सा और फिर लिखना है। चलिए अब इसका एक थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट को ले लेता हूं मैं। चलिए देखिए 13 का थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम इज ब्लैक, जो एक एक करके दो बॉल निकालेंगे उसमें से एक ब्लैक है एंड अदर इज रेड, और दूसरी रेड है। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना, टोटल 18 बॉल्स हैं, उसके अंदर 10 बॉल जो है वो आपकी ब्लैक है और 8 बॉल आपकी रेड है। तो अब यहाँ पर इवेंट कंसीडर करते हैं, वन ऑफ देम इज ब्लैक। जैसे पहली वाली निकाले आपने तो वो ब्लैक भी निकल सकती है, पहली वाली निकाले तो वो रेड भी निकल सकती है, और निकाली वाली बॉल को वापस रखना है। फिर अदर इज रेड, दूसरी बार में जब निकालेंगे तो वो ब्लैक भी निकल सकती है और रेड भी निकल सकती है। तो यहाँ पर 4 इवेंट कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। देखो लेट, पहली बार में एक ब्लैक बॉल निकाल लेता हूँ, तो B1 इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक, पहली बार में ब्लैक बॉल निकाल सकती, इसको अपन ने वापस रख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार जब आप बॉल निकाल रहे तो ब्लैक ना आके रेड आ सकती है। R1 गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड। देखो ये दो केसेस पॉसिबल है, पहली बार में जब आप बॉल निकाल रहे हैं तो वो ब्लैक बॉल भी निकल सकती है, और पहली बार में जब आप बॉल निकाल रहे हैं तो वो रेड भी निकल सकती है। ब्लैक निकले या रेड निकले उसको वापस रख देना उसके अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 हो जाएगी। 10 ब्लैक है तो 10 ब्लैक हो जाएगी, अगर रेड निकल रही तो 8 रेड है तो 8 रेड हो जाएगी। तो ये तो एक केस बना B1 और R1 वाला। अब अदर बॉल इज रेड, एक बॉल निकाल लिया आपने, अब चाहे वो ब्लैक निकले चाहे रेड निकले, अब दूसरी बॉल क्या होना चाहिए, अदर बॉल इज रेड, अब दूसरी रेड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी B2 गेटिंग सेकेंड बॉल ब्लैक। अब देखो जैसे आप सेकेंड टाइम में अपन बॉल निकाल रहे हैं तो वो बॉल ब्लैक भी निकल सकती है और वो वाली बॉल रेड भी निकल सकती है। अपन ने B2 एक इवेंट ले लिया, सेकेंड गेटिंग सेकेंड बॉल ब्लैक, या एक इवेंट ऐसी भी हो सकती है आपकी, सेकेंड टाइम की जो बॉल निकाल रहे हैं R2 इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग सेकेंड बॉल। देखिए ये इवेंट को समझिए आप, क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक, जो वन ऑफ देम जो दो बॉल निकाल रहा है उसमें से एक बॉल ब्लैक है और अदर इज रेड। तो अपन ने क्या कंसीडर करें कि पहली बार में एक ब्लैक बॉल निकली, ये निकल सकती है, पहली बार में ही आपकी एक रेड बॉल भी निकल सकती है। अब जब आप दूसरी बार निकाल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी कि रेड निकलेगी, वो ब्लैक भी निकल सकती है। तो B2 क्या हो जाएगा, गेटिंग सेकंड बॉल ब्लैक, अगर ब्लैक निकल गई और ब्लैक नहीं आई तो फिर R2 भी निकल सकता है आपका, मतलब रेड बॉल भी निकल सकती है। R2 इज एन इवेंट गेटिंग सेकंड बॉल रेड। तो ये दो
दोनों केस को रिप्रेजेंट कर रही है 4 इवेंट की, एक ब्लैक निकल जाए और दूसरी रेड निकल जाए। अब पहली बार आपने एक बॉल निकाले तो एक ब्लैक निकल गई और दूसरी बार में आपकी ये भी ब्लैक निकल गई, ऐसा हो सकता है दोनों बार में ब्लैक निकल जाए। पहली बार में आपने रेड निकाले, दूसरी बार में भी आपकी रेड निकल सकती है। पहली बार में ब्लैक निकाले, दूसरी बार में रेड निकल सकती है। पहली बार में रेड निकली, दूसरी बार में ब्लैक निकल सकती है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब जो 2 बॉल निकलेगी उसमें से एक ब्लैक रहेगी और एक रेड रहेगी। ऐसी प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लेता हूं इसकी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ them is black and other is red. एक बॉल ब्लैक और एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट करना अपने को। तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए पहली वाली बॉल अपन ने ब्लैक निकाली, ठीक है, इंटरसेक्शन अब दूसरी वाली जो बॉल है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो दूसरी वाली रेड के लिए कौन सी इवेंट लिए अपन ने, R2 लिए। ये पहली इवेंट में ब्लैक आ गई और दूसरी इवेंट में रेड आ गई। एक ब्लैक हो गई इसमें और एक रेड हो गई, हो सकता है ऐसा। अब पहली ब्लैक निकालो, दूसरी रेड निकालो, या दूसरी रेड निकालो, पहली ब्लैक निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 बॉल में से एक ब्लैक निकली और एक रेड निकलना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी एंड की हो गई, ये 2 बॉल निकल गई, एक ब्लैक निकल गई और एक रेड नहीं। पहली बार निकाले तो ब्लैक निकल गई और दूसरी बार निकाले तो रेड निकल गई। अब ये इवेंट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर जब इवेंट कंप्लीट हो जाती है तो अब दूसरा केस भी बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लगाते हैं। जब इवेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 बॉल निकल गई तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है इसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपने जब पहली बार बॉल निकाले तो पहले ब्लैक निकल गई, जब पहली बार जब बॉल निकाले तो वो रेड भी निकल सकती है। तो ये पहली बार में रेड बॉल निकलने की जो इवेंट है वो R1 है, तो R1 इंटरसेक्शन। अब दूसरी बार में आपको एक रेड निकाल लिया आपने, तो एक ब्लैक निकालना, तो दूसरी बार में B2 गेटिंग सेकंड बॉल रेड, इंटरसेक्शन B2। बस ये 2 केसेस बनेंगे। अब इसमें से आप किसी भी केस के अंदर चेक करके देख लो, एक बॉल ब्लैक निकल रही है और एक रेड निकल, देखो यहाँ पे एक ब्लैक निकली और दूसरी रेड निकली, यहाँ पे पहली रेड निकली और दूसरी ब्लैक निकली। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आपको प्लस करना पड़ेगा। ये एक केस नहीं ले सकते, एक में तो एक पहली वाली ब्लैक निकली दूसरी वाली रेड निकली। अब जरूरी थोड़ी है कि पहली वाली ब्लैक निकलेगी और दूसरी वाली रेड निकली, ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली रेड निकल जाए तो फिर दूसरी वाली ब्लैक निकले। निकालना आपको एक ब्लैक और एक रेड है, इसलिए दोनों रेड रेड नहीं निकाल सकते आप और दोनों ब्लैक ब्लैक नहीं निकाल सकते। इस चीज का भी ध्यान रखें कि दोनों ब्लैक ब्लैक नहीं लेना है आपको और दोनों रेड रेड भी नहीं लेना है। एक रेड एक ब्लैक, एक ब्लैक एक रेड, जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसी ही प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना। लेकिन इवेंट यहाँ पर आपको ऐसी 4 सपोज करना पड़ेगा। B1 फर्स्ट टाइम में ब्लैक बॉल, R1 फर्स्ट टाइम में रेड बॉल, B2 सेकंड टाइम में ब्लैक बॉल, R2 सेकंड टाइम में रेड बॉल। और ये जो आप प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, इस प्रोबेबिलिटी में आप देखिए कि एक बॉल आपकी ब्लैक निकलना चाहिए और एक रेड नहीं। देखो एक ब्लैक निकली एक रेड निकली, अपन ने यहाँ पे पहले ब्लैक निकाल दिए थे बाद में रेड निकाले। तो केस ऐसा भी हो सकता है कि पहले रेड निकल गई तो फिर बाद में ब्लैक आएगी, लेकिन एक रेड निकलेगी तो दूसरी ब्लैक ही निकालना है। पहली वाली ब्लैक निकल गई तो दूसरी वाली रेड ही निकलना चाहिए, पहली वाली रेड निकल गई तो दूसरी वाली ब्लैक ही निकलना चाहिए। अब इस प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर, आप देखो आप निकाली वाली बॉल को जैसे पहली बार में अपने ब्लैक निकाले और फिर उसको वापस रख दी, तो अब ये जो R2 आप निकालेंगे दूसरी बार में जो रेड बॉल निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। ये वाली दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। R1 आपने पहले निकाले और उसको वापस उसके अंदर रख दिया तो जितनी रेड थी उतनी रेड हो जाएगी और टोटल भी उतनी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरी इवेंट पे। तो ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, R1 B1 R2 और R1 B2। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वाले फॉर्मूले लगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ B1 इंटू P ऑफ R2। ये तो एक प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस यहाँ पर P ऑफ R1 इंटरसेक्शन B2 को P ऑफ R1 इंटू P ऑफ B2। प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं यहाँ पे अलग अलग, विच इज इक्वल टू, अब देखो पहली बार में आप एक ब्लैक बॉल निकालो तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18। 18 में से एक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 18 टाइम, डिनोमिनेटर में तो 18 आ गया। अब ब्लैक बॉल है कितनी आपकी
ब्लैक बॉल आपकी 10 है और रेड बॉल 8 है। अब 10 ब्लैक बॉल है आपके पास, 10 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं? 10 में से कोई भी एक निकल सकती है, 10C1 या उसको 10 लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ V1 आ गया आपका 10/18 इनटू ये वाली प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई इनटू। अब ये सेकंड टाइम में आपने फर्स्ट टाइम में निकाली वाली बॉल को वापस रख दिया उसके अंदर, तो फिर से 18 बॉल हो गई। तो 18 में से एक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं? 18C1 या 18। अब R2 निकाली वाली बॉल को आपने वापस रख दिया, तो रेड कितनी है उसके अंदर? 8 है, तो 8 ही रहेगी। 8 में से एक रेड कितने टाइप से निकाल सकते हैं? 8C1 या 8। ये 8 प्लस यहाँ आ जाओ P ऑफ R1, ये दूसरा केस हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी 18 है, 18 में से एक बॉल 18 टाइप से निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में 18 लिख दी। अब रेड बॉल कितनी है उसके अंदर? रेड बॉल 8 है, 8 में से एक रेड बॉल कितने टाइप से निकल सकती है? 8C1 या 8 बोल सकते हो उसको। अब ये जो आपने रेड बॉल निकाली इसको वापस उसके अंदर रख दिया, तो फिर से उसके अंदर 18 बॉल हो गई। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक ब्लैक बॉल निकालना है। तो 18 बॉल में से एक बॉल कितने टाइप से निकाल सकते हैं? 18C1 या 18 आ गया डिनोमिनेटर में। अब ब्लैक बॉल निकालना है आपको, निकाली वाली रेड बॉल को आपने वापस रख दी, तो ब्लैक कितनी है उसके अंदर? 10 है, 10 में से एक कितने टाइप से निकाल सकते हैं? 10C1 या 10 टाइप से। ये प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल कर लो। 2 5 10, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 9 18, which is equal to, ये कितना हो जाएगा? 5 4 20 अपॉन 9 9 81, 20/81 प्लस 4 5 20 अपॉन 9 9 81, 20/81, सॉरी हाँ ठीक, 20/81। अब ये 20/81 20/81 टू टाइम्स आ रहा है, तो 2 इंटू 20/81 लिख सकते हैं इसको। 2 इंटू 20/81 एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा कर दिया। 2 का इंटू 20 में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 40/81, 40/81। This is the required probability. This is the required probability of getting one of them is black and other is red. एक बॉल के रेड, एक बॉल के ब्लैक और दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 40/81 आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट ने क्लियर बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, पी ऑफ ए, और बी अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इंडिपेंडेंटली अकेला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब चाहे उसको ए सॉल्व करे या बी सॉल्व करे या दोनों सॉल्व करे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है। सेकंड है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो दोनों में से एग्जैक्टली एक ही बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। अगर ए ने सॉल्व कर लिया तो बी से वो गलत हो जाएगी, या बी उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, और बी ने अगर सॉल्व कर दिया तो ए से वो सॉल्व नहीं होगी। तो दोनों बात की प्रोबेबिलिटी अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए और बी आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट दी है और इनकी प्रोबेबिलिटी दी है, इनको लिख लेता हूं मैं। P of A is equal to 1/2 एंड B उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी P of B is equal to 1/3 ये गिवन है अपने को, और A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब इसमें से पहला वाला केस ले लेता हूं, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, दोनों इंडिपेंडेंटली उसको ट्राई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में इवेंट पहले से दे दिया उसने, तो अपने को सपोज करने की जरूरत नहीं है। जब इवेंट नहीं देता है तो अपन अपनी तरफ से सपोज करते हैं। अब प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या हो गया कि या तो उसको ए सॉल्व कर देगा, या फिर उसको बी सॉल्व कर देगा, या फिर दोनों सॉल्व कर देंगे। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम इसकी, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज सॉल्व। प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। अब देखिए जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ A यूनियन B, ये प्रोबेबिलिटी होगी। प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब यहाँ पे निकलेगा P ऑफ A यूनियन B। अब देखो P ऑफ A यूनियन B का मतलब क्या होता है,
या तो ए उसको सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या बी उसको सॉल्व कर देगा तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर दोनों, यूनियन का मतलब होता है और का मतलब दोनों, ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने सॉल्व कर दी तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने को मतलब प्रॉब्लम के सोल्यूशन से, अब चाहे उसको ए सॉल्व करे, चाहे उसको बी सॉल्व करे, या फिर उसको दोनों सॉल्व करे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये पी ऑफ ए यूनियन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी उसका यूज कर लेते, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हो गया। अब देखिए अपने पास में जो जो वैल्यू वो वैल्यू रख देते, पी ऑफ ए की वैल्यू अपने को गिवन है 1/2 और पी ऑफ बी की वैल्यू है 1/3, तो ये हो गया 1/2 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 माइनस। अब देखना ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा है और ए और बी कैसी कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ए इंटर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। या मैं रीजन लिख देता हूं इसका, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बना। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू अपने पास में उसको रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 अभी रहने दो, प्लस 1/3 को भी अभी रहने दो, अभी सॉल्व करेंगे, माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2 इंटू पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 3 जा 6। डिनोमिनेटर में 2 3 और 6 है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 से एलसीएम 2 से डिवाइड करे 3 टाइम 3 का 1 में 2 करे तो 3, प्लस 3 से डिवाइड करे 2 टाइम 2 का 1 में 2 करे तो 2, माइनस 6 से डिवाइड करे 1 1 का 2 करेंगे तो 1, क्या हो गया 3 + 2 5 - 1 करेंगे तो 4/6 हो गए। इसको कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया 2/3, 2/3। This is the required probability that the problem is solved। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे उसको कोई भी सॉल्व करे, ए करे या बी करे या दोनों करे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी। ये आ गया आपका एक आंसर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट लेंगे। चलिए देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब दो बंदे हैं ए और बी, दोनों में से एग्जैक्टली एक ही सॉल्व करता है उसको। अगर ए ने सॉल्व करा तो वो प्रॉब्लम बी से सॉल्व नहीं होगी, और अगर बी ने सॉल्व करा तो वो प्रॉब्लम ए से सॉल्व नहीं होगी। जैसे एक कोई क्वेश्चन दे दिए, दो बंदे बैठे ए और बी, ठीक है, तो ए ने अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन बी से वो सॉल्व नहीं होगी, और अगर बी ने सॉल्व कर दिया तो ए से सॉल्व नहीं, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। केवल एक ही बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दूसरे से वो सॉल्व नहीं होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना है। तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/3 की बने, तो डायरेक्ट में प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम solves the problem, exactly one of them solves the problem। दोनों में से एग्जैक्टली एक ही बंदा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी को अपन सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब देखना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब दो बंदे हैं, अपन एक एक से सॉल्व करा देते और एक एक से उसको सॉल्व नहीं कराते। मान लीजिए ए ने उसको सॉल्व कर दिया, इंटरसेक्शन एंड के लिए इंटरसेक्शन और बी नॉट लगा देता। देखिए एक केस ये बन सकता है, प्रोबेबिलिटी अब ए ने उसको सॉल्व कर दिया लेकिन बी से वो सॉल्व नहीं हुई, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नॉट का मतलब वो बी से सॉल्व नहीं हो रही। अब अपने ए से सॉल्व करा दी और बी से सॉल्व नहीं कराया, एक केस ऐसी इवेंट कंप्लीट हो गई, तो प्लस का साइन। अब ऐसा भी चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से सॉल्व नहीं हुई वो ए नॉट, बट उसको बी ने सॉल्व कर दिया। देखो दोनों केसेस के अंदर देखो एक ही बंदे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पहले वाले केस में ए ने सॉल्व किया, बी से सॉल्व नहीं हुई, तो ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम होगी। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ए से सॉल्व नहीं हुई लेकिन बी ने सॉल्व कर दिया, बस अब इससे ज्यादा केसेस नहीं, बस ये दो प्रोबेबिलिटी को आपको ऐड कर देना। अब देखिए
ए और बी तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए नॉट और बी भी आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट वाला अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, तो विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी नॉट या बी डैश कुछ भी पढ़ो आप इसको, प्लस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट को क्या लिख सकते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, तो ये पी ऑफ ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इनटू पी ऑफ बी। यहाँ पर ये जो इवेंट दिख रही है आपको चारों इवेंट ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वाले फॉर्मूले अपन ने लगा दी। अब अपने पास में पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू है, पी ऑफ बी नॉट और पी ऑफ ए नॉट की वैल्यू नहीं है, तो नॉट वाली किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है, तो अपन ये नॉट वाली प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। ये पी ऑफ ए को ऐसे ही रहने दो, और ये पी ऑफ बी नॉट को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ, लिख सकते हैं इसको। देखो पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ नॉट बी इजिकल टू 1 होता है, तो पी ऑफ बी नॉट को ही रहने दो और पी ऑफ बी को इधर शिफ्ट कर दो 1 के तरफ, तो 1 माइनस पी ऑफ बी हो जाए। ऐसे यहाँ करो, प्लस पी ऑफ ए नॉट बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इजिकल टू 1 होगा, तो पी ऑफ नॉट ए को ही रहने दो, पी ऑफ ए को 1 की तरफ शिफ्ट कर दो तो 1 माइनस पी ऑफ ए, और ये पी ऑफ बी को ऐसे लिख दो इनटू पी ऑफ। अब देखो सबकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास, पी ऑफ ए की 1/2 है, पी ऑफ बी की 1/3 है, पी ऑफ ए की 1/2, पी ऑफ बी की 1/3। अब इसके अंदर वैल्यू रख दो विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनटू 1 माइनस पी ऑफ बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 1 माइनस पी ऑफ ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनटू बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3। वैल्यू रख दिया मैंने ये वाली पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के, बस इसको सॉल्व कर दो विच इज इक्वल टू ये 1/2 इंटू यहाँ पर 3 एलसीएम ले लिए तो 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा इंटू 2/3, प्लस यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 1/2 हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1/3। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2/2 3 जा 6, ये कैंसिल हो रहा तो रहने दो ऐसे, 6 एलसीएम ले लेंगे इसलिए कैंसिल नहीं कर रहे, प्लस 1/2 3 जा 6। डिनोमिनेटर में एक जैसी क्वांटिटी आ रही है इसलिए मैंने 2 से 2 को कैंसिल नहीं किया, नहीं तो कर भी सकते। अब डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा आपको, तो एलसीएम 6 ले लो, ये 2 प्लस 1 कैसे भी सॉल्व करेंगे तो यार 2 और 1 3, 3/6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो फाइनली वी हैव गॉट 1/2। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई क्या कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, उसमें से केवल एक बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/। अब देखिए कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर इधर 6 दिख रहा था, मुझे एलसीएम 6 लेना था, इसलिए मैंने 2 से 2 को कैंसिल नहीं करना, तो 2 से 2 को कैंसिल भी कर देते तो यहाँ पे 1/3 और 1/6, फिर भी आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा भी सॉल्व करो। तो ये आ गई अपनी कि एग्जैक्टली एक बंदा ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो एक आंसर आया 1/2 और एक आंसर आया 2/3। आंसर चेक करके दिखा देता हूँ। 14 नंबर की क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, 2/3 फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी और सेकंड वाली 1/2। क्वेश्चन नंबर 15, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। डेक ऑफ 52 कार्ड्स या पैक ऑफ 52 कार्ड्स एक ही बात होती है। 52 कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाला जाता है, मतलब 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट्स ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। नीचे 3 केसेस दिए हैं, कौन कौन से केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो देखिए ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए अपने को क्या दिखाना पड़ेगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिए तो ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगी। तो चलिए इसका एक एक केस लेते हैं अपन। पहले फर्स्ट वाला ले लेता हूं मैं, कौन से केस में ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है ये चेक कर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, ई
द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, जो एक कार्ड निकालना है वो स्पेड होना चाहिए, स्पेड मतलब काला पान। और एफ इवेंट दी हुई है द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस, जो एक कार्ड निकालेंगे वो इक्का या एस होना चाहिए। तो पहली वाली इवेंट ई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू, अब देखो स्पेड का कार्ड निकाल रहे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 52, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख दो आप, टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड से 52 कार्ड में से आपको एक स्पेड निकालना है, तो कितने टाइप से निकाल सकते हैं आप, 52 टाइप से निकाल सकते हो, तो टोटल केसेस तो 52 हो गए। अब स्पेड में से स्पेड निकलेगा आपका, फेवरेबल केसेस ऊपर लिखना है, तो कितने स्पेड होते हैं प्लेइंग कार्ड के पैक में, 13 स्पेड होते हैं, 13 काले पान के पत्ते होते हैं, 13 काले पान के पत्ते या स्पेड में से एक स्पेड कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 13C1, तो ये 13C1 या उसको 13 बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई पी ऑफ ई, मतलब जो कार्ड निकाल रहा है वो स्पेड का कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 13/50। ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो पी ऑफ ई तो आ गया आपका 1/4, एक प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। अब एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। एफ कौन सी इवेंट है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, जो निकाला गया एक कार्ड है वो एस है, एस मतलब इक्का, तो पी ऑफ एफ, अब टोटल 52 कार्ड से 52 कार्ड में से एक इक्का निकालना है आपको, तो 52 में से एक कार्ड निकालने के बेस कितने हो गए, 52 हो गए, तो नीचे आ गया आपका 52। अब ऊपर फेवरेबल केस निकालना है, तो एस कितने होते हैं उसके अंदर, एस में से एस निकलेगा, 4 इक्के होते हैं, 4 इक्के में से एक इक्का में से कोई भी एक इक्का आ सकता है आपका, तो 4C1 टाइप से या 4 टाइप से निकल जाएगा एक एस। तो जो कार्ड है वो इक्का निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/52, इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 1/13 हो गए, 1/13। देखो हमने पी ऑफ ई निकाल लिए 1/4, पी ऑफ एफ निकाल ली 1/30। अब इसके इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डायरेक्ट निकालते हैं, इज इक्वल टू, अब देखना ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या, इन दोनों इवेंट में कॉमन, तो पहली इवेंट स्पेड वाली थी, दूसरी वाली इवेंट एस, तो स्पेड और एस में क्या चीज कॉमन होती है, देखो 13 स्पेड होते हैं और 4 एस होते हैं, और हर एक कार्ड में, हर एक जो 13 क्वालिटी कार्ड है, एस किंग क्वीन, सब में आपका स्पेड रहेगा, तो एस जो है इक्का जो है, 4 इक्के में एक इक्का जो होगा वो स्पेड का होगा, काले पान का एक इक्का होगा होगा, तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन इवेंट है वो कौन सी है, इक्का, आपका स्पेड का जो इक्का है वो ये चारों इक्के में भी है और ये स्पेड वाले कार्ड में भी है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड तो 52 ही है, तो 52 में से एक कार्ड कितने टाइप से निकाल सकते हैं आप, 52C1 या 52, ये डिनोमिनेटर तो 52 हो गया, और कॉमन कार्ड कितना आया, दोनों के अंदर एक ही आया, स्पेड के अंदर एस का स्पेड होगा, और ये 4 एस में भी एक स्पेड एस का होगा आपका, तो एक इक्का कॉमन है 4 में से, एक काले पान के इक्के में से या स्पेड के इक्के में से एक इक्का निकालेंगे, कितने टाइप से, एक टाइप से, तो ये फेवरेबल केसेस 1/52, तो 1/52 जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी समझ में आ रही। नीचे तो आपके टोटल केसेस 52 रहेंगे, टोटल कार्ड 52 में से एक कार्ड निकालना, 52 आप ऊपर के लिए आपको फेवरेबल केस लिखना, तो फेवरेबल केस ई और एफ में कॉमन, तो एस में और स्पेड में क्या कॉमन होगा, स्पेड 13 स्पेड है और एस में 4 एस है, 4 इक्के, तो 4 इक्के में एक स्पेड का इक्का होगा जो इसमें भी है और इसमें भी, तो एक कार्ड आपका कॉमन है, ये फेवरेबल केसेस, एक कार्ड में से एक कार्ड कितना से निकला, 1C1 या 1 टाइप, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अपने को ये चेक करना है कि ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी 1/52 आ गया। अब अपन इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, वो अगर 1/52 के इक्वल आ गया तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। लिखता हूं मैं, नाउ पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकाल, पी ऑफ ई निकला हुआ है अपने पास में 1/4 और पी ऑफ एफ 1/30, 1/4 इंटू 1/13, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 का इंटू करे 1, 13 4 जा 52, देखो ये 1/52 आ गया जो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ गया, तो 1/52 को पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये किसके इक्वल चल रहा था, ये पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल चल रहा था,
तो P ऑफ E इंटू पी ऑफ एफ इजिकल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ आने का मतलब क्या है कि E और F जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। लिख दो इसको, देयरफॉर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यही अपने को पता लगाना था कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये पहले भी किए अपन ने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चल आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सेकंड। E इज एन इवेंट सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। E एक इवेंट दी हुई है कौन सी, ब्लैक कार्ड निकालने की। और F इज एन इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, निकाला गया कार्ड किंग है, इस बात की इवेंट F है। तो हमको फिर से चेक करना है कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं P ऑफ E इंटू पी ऑफ F आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन F के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो E इवेंट दी हुई है द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो E की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कार्ड वाली इवेंट। तो अब देखो P ऑफ E क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है, 52 में से एक कार्ड कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 52 टाइप से। ये 52 तो डिनोमिनेटर में आ गया टोटल केसेस। अब ऊपर आपको फेवरेबल केसेस लिखना है ब्लैक कार्ड के। तो 52 कार्ड में 26 जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और 26 जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। तो टोटल 26 ब्लैक कार्ड है। तो 26 ब्लैक कार्ड में से कोई भी एक ब्लैक कार्ड आ गया, तो 26 कार्ड में से एक कार्ड निकालने के लिए कितने हो जाएंगे फेवरेबल केसेस, 26C1। तो 26C1 को अपन 26 लिख सकते। तो ब्लैक कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 26/52 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52। तो ये आ गया आपका 1/। ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/। अब ऐसे ही F की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। F क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ F इज इक्वल टू, वही डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रखना है। तो 52 कार्ड में से एक कार्ड 52 टाइप से निकल सकता है, तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 52 आ गया। अब देखो द कार्ड ड्रॉन इज किंग, जो निकाला गया कार्ड है वो किंग है, तो फेवरेबल केसेस ऊपर रखना है। तो किंग कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड में 4 होते हैं। 4 किंग में से एक किंग कितने टाइप निकाल सकते हैं, 4C1 या 4। ये 4 आ गया। तो 4/52 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, निकाला गया कार्ड किंग है इस बात की। इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 12 हो गया, 4 3 जा 12, 1/13 विच इज इक्वल टू 1/30। तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई, और ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। अब इन दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F, अब देखो E इंटरसेक्शन F का मतलब दोनों का कॉमन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 है, 52 में से एक कार्ड कितने टाइप से निकलेगा, 52 टाइप से निकलेगा। तो नीचे तो 52 आ गया। अब देखो ऊपर फेवरेबल केसेस, तो E और F में कॉमन क्या होगा, देखो E जो है ये ब्लैक कार्ड वाली इवेंट है, और F जो है वो किंग वाली इवेंट है। तो किंग में आपको मालूम है कि 2 किंग जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे, और 2 किंग जो होंगे वो रेड कलर के होंगे, और ये वाला कार्ड आपका ब्लैक है। तो कॉमन क्या होगा, ये 2 ब्लैक किंग इसके अंदर भी होंगे, इस इवेंट के अंदर भी होंगे, और 2 ब्लैक किंग इस इवेंट के अंदर भी होंगे। तो फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, मतलब कौन सा कार्ड कॉमन आएगा, किंग वाला। ये किंग आपका, इसमें भी 2 किंग रहेंगे ब्लैक कलर के, 4 किंग में से 2 किंग ब्लैक कलर के रहेंगे। और ये जो ब्लैक कार्ड है 26 ब्लैक कार्ड में 2 किंग आपके ब्लैक कलर के रहेंगे और 2 रेड कलर के रहेंगे। तो 2 ब्लैक किंग दोनों के अंदर कॉमन है। तो 2 ब्लैक किंग में से एक किंग कितने टाइप से निकाल सकते हैं आप, 2C1 या 2 बोल सकते हो उसको, 2 वेज में निकल जाएंगे। 2/52 समझ में आ रहा है, ये 2/52। इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26। ये 1/26 दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। नीचे हम टोटल नंबर ऑफ केसेस लिख देते, ऊपर उसके फेवरेबल केसेस। ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के फेवरेबल केसेस 2 होंगे। ध्यान से आपको इसको डिस्क्राइब एनालाइज कर लेना है कि क्या चीज कॉमन रहेगी, फिर देखो उतने में से आपको एक कार्ड निकालना है। तो 2 किंग वाले जो कार्ड है, ब्लैक कलर के जो किंग है वो इसमें भी है, इस इवेंट में भी है और इस इवेंट के अंदर।
तो दो कार्ड में से एक कार्ड आप 2C1 टाइप से या 2 टाइप से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो 1/20। अब पी ऑफ ई भी आ गया, पी ऑफ एफ भी आ गया, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ भी आ गया। हमको चेक करना है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं, तो उसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वो 1/26 के इक्वल या इसके इक्वल आ गया तो इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नाउ P of E into P of F is equal to P of E निकला आपका 1/2 और P of F 1/30। ये 1/2 P of E और P of F है 1/30। इसको सॉल्व करो, 1 में 1 का इंटू करे तो 1, 13 2 जा 26, 1/26 आ गया P of E इंटू P of E। और P of E इंटरसेक्शन F भी देखो 1/26 है, तो 1/26 के प्लेस पे P of E इंटरसेक्शन F लिख सकते हैं, is equal to P of E intersection F। देखो ये P of E into P of F के इक्वल चल रहा था, P of E into P of F, P of E into P of F, P of intersection F के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि E और F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से लिखते हो इसको, therefore E and F are independent इवेंट्स। ये जो इवेंट्स है ई और एफ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ऐसे आप चेक करें। एक पार्ट और है इसका, उसको भी दे देते। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट थर्ड, ई इज एन इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। जो निकाला गया कार्ड है वो किंग है या फिर क्वीन है, ये ई इवेंट है। और एफ इवेंट है सच दैट द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। एफ जो है वो क्वीन है या फिर जैक है। ये दो इवेंट दिए, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और फिर इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, और फिर चेक कर लेंगे पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो पहले पी ऑफ ई निकालते हैं। पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई क्या दी हुई है, द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स पैक के अंदर 52, 52 में से एक कार्ड निकालना है तो 52 टाइप से निकाल सकते हैं। तो नीचे तो आपका 52 आ गया। अब ऊपर फेवरेबल केसेस रखना है आपको किसके, अ किंग और क्वीन। जो निकाला गया कार्ड है वो किंग है या फिर क्वीन है। तो कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। और क्वीन कितनी होती है, ये भी 4 होती है। देखो बीच में और लगा है, और का मतलब होता है प्लस। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 कार्ड है। 8 कार्ड में 4 किंग है और 4 क्वीन है। तो अब ये 8 कार्ड में से कोई एक कार्ड आना चाहिए, 4 किंग में से कोई आ जाए या फिर 4 क्वीन में से आ जाए। तो टोटल 8 में से एक कार्ड कितने टाइप से निकलेगा, 8C1, या इसके जो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। तो 8/52 जो है कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको सॉल्व कर दो, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 2/13 आ गई प्रोबेबिलिटी किस बात की, कि निकाला गया कार्ड जो है वो किंग है या फिर क्वीन है। और के लिए आपको दोनों केसेस को प्लस कर लेना है, 4 किंग और 4 क्वीन, तो 8 कार्ड हो गए। उसमें से आपको एक कार्ड कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 8 टाइप से, और नीचे तो आपका 52 रहेगी। अब दूसरी इवेंट एफ है, द कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक। क्वीन हो बेगम या फिर जैक मतलब गुल्लू। फिर ये 4 और 4 8 में से निकालना पड़ेगा। एंड पी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग क्वीन और जैक। तो ये डिनोमिनेटर में टोटल केसेस, तो टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड कितने टाइप से निकलता है, 52 टाइप से। तो नीचे तो 52 आ गया। अब न्यूमरेटर में फेवरेबल केसेस लिखना है, तो 4 क्वीन है और 4 जैक है। तो 4 क्वीन प्लस 4 जैक कितना हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 8 हो गया। अब 8 कार्ड में से आपको एक कार्ड निकालना है। तो 8 कार्ड में से एक कार्ड निकालने के लिए कितने हो जाएंगे, 8C1, या उसको 8 बोल, ये 8। तो एफ जो इवेंट थी उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/52। ये क्वीन या जैक आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 8/52। इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आ गया आपका 2/13। क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी 2/13। अब इनके दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो डिनोमिनेटर में जो टोटल केसेस रहेंगे, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड कितने टाइप से निकलेगा, 52 टाइप से निकलेगा। अब ऊपर आपको ई और एफ के फेवरेबल केसेस लिखना है। तो देखो ई इवेंट क्या है, किंग और क्वीन वाली है, और एफ इवेंट क्या है, क्वीन और जैक। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब वो चीज ढूंढो जो दोनों के अंदर कॉमन है।
तो देखो क्वीन इसके अंदर भी है और क्वीन इसके अंदर भी है, तो 4 क्वीन इसमें भी है और 4 क्वीन इसमें भी है, यही वाले चारों क्वीन कॉमन होंगे, ये किंग है और ये जैक है, ये 4 क्वीन दोनों इवेंट के अंदर कॉमन है। तो 4 क्वीन में से आपको एक क्वीन निकालना है, तो 4 क्वीन में से एक क्वीन कितने टाइप से निकाल सकते हो, 4c1 या उसके वे कितने हो जाएंगे 4। तो 4/52 किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई, ई इंटरसेक्शन है, मतलब निकाला गया कार्ड जो है वो क्वीन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/52। इसको सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये आ गया आपका 1/13। देखो अपने तीनों प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, अब नाउ करके इन दोनों प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करते हुए अगर 1/13 या पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नाउ P of E into P of F is equal to P of E कितना है, ये है 2/13, P of F है 2/13, ये 2/13 into 2/13 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जब 4/13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा। अब P of E इंटू P of F 1/160, P of E इंटू P of F 4/169 आया, और P of इंटरसेक्शन F कितना है 1/13, तो इज नॉट इक्वल टू P of E इंटरसेक्शन F। और ये चल रहा था अपना P of E इंटू P of F, तो P of E इंटू P of F इज नॉट इक्वल टू P of E इंटरसेक्शन F। इसका मतलब ये है कि E और F जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। therefore E and F are not independent events, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। रहती कब, जब P ऑफ इंटू P ऑफ F P ऑफ इंटरसेक्शन F के इक्वल आता है, लेकिन ये डज नॉट इक्वल टू के इक्वल आ रहा है, तो E और F यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो देखिए तीनों केसेस को सॉल्व कर दिए अपन ने, E और F इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है थर्ड केस में, सेकंड केस में E और F इंडिपेंडेंट इवेंट थी, और फर्स्ट केस के अंदर भी E और F इंडिपेंडेंट इवेंट थे। आंसर चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, 15 नंबर के तीनों पार्ट, ये रहा 15 फर्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस है और सेकंड इंडिपेंडेंट वाला केस, दो को लिखा है उसने, जो इंडिपेंडेंट थर्ड वाला नहीं है इसलिए उसको नहीं लिखा। उसने पूछा था कि कौन कौन से केसेस में इंडिपेंडेंट इवेंट, तो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड में नहीं। हो गया 15 वाला क्वेश्चन, बस अब एक क्वेश्चन और है फिर ऑब्जेक्टिव है, एक आखिरी क्वेश्चन फिर 2 ऑब्जेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी 3 पार्ट है। देखिए बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल है, पहले अपन ने बहुत से क्वेश्चन किए हैं ऐसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन अ हॉस्टल समझता आपको 60% ऑफ स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 60% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और 40% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और 20% ऐसे बंदे हैं जो हिंदी वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और इंग्लिश वाला भी पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इतने स्टूडेंट में से हॉस्टल में से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये 3 चीज की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। फर्स्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स, वो स्टूडेंट जो है वो सी है, मतलब कोई गर्ल है, सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब वो जो स्टूडेंट है वो ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, कोई और लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ती होगी, वो मराठी वराठी का पढ़ती होगी, दोनों नहीं पढ़ती। बी है इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर कोई हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है आपको पता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको पता है कि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है, उसके बेस पे आपको निकालना है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। अपन हिंदी वाले इवेंट को एच ले लेंगे, इंग्लिश वाली को ई ले लेंगे, तो इंग्लिश का पढ़ रही तो पी ऑफ ई अपॉन एच, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेकंड केस के अंदर। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रही जबकि हिंदी का न्यूज़पेपर वो पढ़ती है, अपने को पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सी है इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये अपने को पता है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े तो इंग्लिश को नीचे रख देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही, पी ऑफ एच अपॉन ई, ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको थर्ड केस में निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं ये प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ। हिंदी न्यूज़पेपर के लिए अपन एच कैपिटल एच का यूज़ करेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए कैपिटल। तो पहले 60% ऑफ स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो पी ऑफ एच, ये हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी 60%, तो परसेंटेज का साइन यदि आपको हटाना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, ये 60/100, 60% को अपन 60/100 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो,
6/10 भी को भी अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर इसको मत करो, अपन सबके डिनोमिनेटर पे 10 ले आएंगे तो अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 6/10 आ गया। इसको और 2 से कैंसिल कर सकते हैं, मगर मत करो, अपन सब में क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन नीचे 100 आएगा तो सबके अपन में 10 बचा देंगे। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/10। फिर 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 40% है तो 40/100 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर भी आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो तो ये 4/10 बच जाएगा। 4/10 हो गई इंग्लिश पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी। नीचे 10 बचाया मैंने इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया। अब एंड 20% रीड बोथ इंग्लिश, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 20%। एंड पी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, आप इसको आप एच इंटरसेक्शन ई लिखो या इंटरसेक्शन एच लिखो, एक ही बात, इज इक्वल टू 20% है तो 20% को 20/100 लिख सकते हैं। यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, आगे भी सॉल्व कर सकते थे। 2/10 दिख रहा है ना, 2/10। अब ये सब में 10 दिख रहा है, 2 से कैंसिल करने तो 5 आ जाएगा, कर दो इसको आगे कैंसिल, दिख रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर एक जस्ट 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 3/5। सबका डिनोमिनेटर 5 आ रहा तो 5 कर दो। यहाँ पर कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2/5 और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। मैंने पहले नहीं किया था, बाद में भी कर सकते, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें डिनोमिनेटर को सेम रखना रहता है, तो अपन ऐसा भी कर, कैसा भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सारी प्रोबेबिलिटी अपने पास में आ गई। अब ये तीनों केसेस से एक एक केस लेते जाते हैं इसका। अपन पहले फर्स्ट वाला केस लेते, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट ए पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ना तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ सी रीड्स, सी रीड्स, ये क्वेश्चन से देख के लिख देंगे यहाँ से, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, सी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना, इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ, अब देखिए हिंदी का भी नहीं पढ़ रही हो एच नॉट कर दो, नॉर के लिए इंटरसेक्शन लगा दो, और इंग्लिश का भी नहीं पढ़ रही तो ई नॉट लगा दो। ये प्रोबेबिलिटी हुई पी ऑफ एच नॉट इंटरसेक्शन ई नॉट, या एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट बोल, नॉट भी पढ़ते हैं इसको, डैश भी पढ़ सकते हैं, पी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ये नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो दो जगह डैश लगे हुए हैं, तो डी मॉर्गन्स का लॉ है अपने पास में, दो जगह डैश लगे तो एक पूरे का एक डैश इकट्ठे लगा देते, इंटरसेक्शन है तो उसको यूनियन बना देते। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ से, बाय डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो, बी और दो बार का डैश था तो एक ही बार, अलग अलग डैश था तो इकट्ठे डैश लगा देंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगी हुई है तो अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दें, इज इक्वल टू, ये पी को ऐसे ही रहने दो और इसको लिख सकते हैं आप एच यूनियन ई और ये पूरे का डैश या नॉट। अब ये डैश है, किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर ए के प्लेस पे आपका एच यूनियन ई है, तो ये डैश है आपका, इसको ही रहने तो पी ऑफ ए को इधर शिफ्ट कर 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, पी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा, तो इसको पी ऑफ एच यूनियन ई नॉट को 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू अपने को रखना है, तो ये डायरेक्ट यूनियन का फॉर्मूला अपने पास में है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए, इंटरसेक्शन भी होता है तो यहाँ पर एच और ई और ए और बी के प्लेस पे ये हो जाएगा पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, और उनकी प्रोबेबिलिटी सब अपने पास में है, एच की भी है, ई की भी है, इंटरसेक्शन की भी है, तो विच इज इक्वल टू ये 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई को, एच यूनियन ई को पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई,
ये लिख दिया मैंने। अब इनकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू आपके पास, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एच कितना है, पी ऑफ एच 3/5, पी ऑफ ई 2/5, ये 3/5 प्लस पी ऑफ ई है 2/5 माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो काम हो जाएगा अपना, विच इज इक्वल टू ये 1 माइनस, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, 5 5 डिनोमिनेटर में तो 5 एलसीएम, ये 3 + 2 - 1, इसको सॉल्व कर लो, 1 माइनस 3 और 2 5, 5 - 1 4, 4/5 हो गया सामने माइनस 1 और माइनस 4/5 को और सॉल्व कर लो तो 5 एलसीएम, ये 5 - 4, 5 - 4 करेंगे तो 1, 1/5, ये आपका आंसर आ गया। देखो 1/5 जो है इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। एक पार्ट हो गया। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट बी है, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये पता है आपको कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालना है। तो डायरेक्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ इसको, क्योंकि इतना बड़ा कहाँ लिखेंगे अपन। द रिक्वायर्ड probability is क्या होगी, P ऑफ, अब देखना सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये आपको पता है तो ये नीचे आ जाएगा, हिंदी के लिए एच लिए तो एच को नीचे लिख दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, यहाँ ऊपर ई लिख दो। तो देखिए P ऑफ E अपॉन H का मतलब क्या है कि आपको पता है कि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो आपको इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, जबकि ये वाली इवेंट आपको पता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। इसका फॉर्मूला था अपने पास में डायरेक्ट, देखो ई और एच इवेंट है तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर लिख दो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, ई इंटरसेक्शन एच लिखो या एच इंटरसेक्शन ई लिखो, बात है कि नीचे एच है तो नीचे पी ऑफ एच, पी ऑफ एच, इनके वैल्यूज है अपने पास में, इसको रख दो डायरेक्ट। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू है अपने पास में, देखो ये एच इंटरसेक्शन ई या इंटरसेक्शन एच 1/5, ये रख दिया आपने 1/5 नंबरेटर में, और पी ऑफ एच भी आपके पास में है, निकाल के रखिए अपने पी ऑफ एच, ये रहा पी ऑफ एच 3/5। देखो ये डबल फ्रैक्शन में है, ये वाला 5 ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो मैं इसको यही कैंसिल कर देता हूँ, 5 से 5, क्या आ गया आपका 1/3, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 1/3 इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई है कि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, आपको पता है, और हमने कैलकुलेट कर लिया कि सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, जबकि आपको पहले से पता है कि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है। इंग्लिश का पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है ई की एच के ऊपर, इसके ऊपर अपने पूरी एक एक्सरसाइज कर रखे। चलिए एक थर्ड पार्ट इसका और है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है आपको मालूम है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, मतलब एच ऊपर आएगा और ई नीचे आएगा, ई आपको पता है कि इंग्लिश पढ़ रही है, और ये पी ऑफ एच अपॉन ई, मतलब एच की प्रोबेबिलिटी हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको पता है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपन यूज कर ले। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ, देखो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है वो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, आपको पता है, तो इंग्लिश को नीचे लिख दो। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसके निकालना है, सी रीड्स द हिंदी न्यूज़पेपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना रहता है उसको ऊपर लिख दो, पी ऑफ ई अपॉन एच, ये हो गई हिंदी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको मालूम है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। इज इक्वल टू, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पर ई और एच और ई दो इवेंट है, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एच लिखो, बात एक ही, और नीचे ई था तो पी ऑफ ई नीचे आ जाएगा, पी ऑफ ई, ये दोनों प्रोबेबिलिटी अपने पास में है, देख के लिख दो। पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है, ये रहा पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई 1/5, 1/5, और पी ऑफ ई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ऑफ ई, ये रहा पी ऑफ 2/5, 2/5,
देखो ये डबल फ्रैक्शन में 5 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, मैं यही कैंसिल कर देता हूँ, ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया 1/2। तो देखिए ये 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती, जबकि आपको मालूम है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती। 1/2 तीन आंसर आ गए, एक 1/2 आ गया, एक 1/3 आ गया और एक 1/5 आ गया। चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको तीनों आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। देखो पहली वाली प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई, फिर 1/3 आ गई, फिर 1/2, ये करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 17 एंड 18। 17 और 18 दो क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखिए पेयर ऑफ डाइस को रोल कर रहे हैं, मतलब दो डाइस है, एक डाई में 6 आउटकम होते हैं और दूसरी डाई में 6 आउटकम होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 × 6 36 हो जाएंगे। अगर दो डाई पेयर ऑफ डाई को रोल करेंगे तो 36 टोटल नंबर ऑफ केसेस है, आपके एन ऑफ एस की वैल्यू 36 है। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की, प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई मतलब पहली डाई पर भी इवन प्राइम नंबर आना चाहिए और दूसरी डाई पर भी इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 यह है 6, इज इट। तो इवन प्राइम नंबर अकेला होता है 2, पहली डाई पर भी 2 आना चाहिए और दूसरी डाई पर भी 2 आना चाहिए। 2,2 वाला जो केस है ये एक ही केस रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। 1/36 ये करेक्ट ऑप्शन 1/36 है। लिख देता हूं मैं इसको, अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। अगर एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं देन एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, पहली डाई पे 6 इंटू दूसरी डाई पे 6, 6 6 या 36। अब एक इवेंट कंसीडर कर लेते हैं, ई कौन सी, obtaining एन इवन प्राइम नंबर वाली ऑन ईच डाई के ऊपर। 8 E is an event such that obtaining an even prime number on each die, हर एक डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, इस बात की इवेंट को ई ले लिया है। तो इसमें कौन कौन से केसेस हो जाएंगे, ई इवेंट के अंदर इवन प्राइम नंबर इकलौता होता है 2,2, पहली डाई पर भी 2 आ गया, दूसरी डाई पर भी 2। बाकी के जो प्राइम नंबर होते हैं 3 5 7 11 ये सब ऑड होते हैं, इकलौता प्राइम नंबर होता है 2। तो पहली डाई पर 2 आएगा और दूसरी डाई पर 2 आएगा। ये इकलौता केस है कि ईच डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर आ जाए, एक ही केस बन रहा है। तो एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, दैट इज एन ऑफ ई आपका हो गया 1। प्राइम नंबर मालूम है आपको, जो 1 से खुद से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे नंबर 2 3 5 7 ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें इवन प्राइम नंबर अकेला होता है 2। तो पहली डाई पे भी 2 आना चाहिए और दूसरी डाई पे भी, तो ऐसा एक ही केस बनेगा आपका एन ऑफ ई 1। अब ये फेवरेबल केसेस हो गए, ये टोटल केसेस हो गए, इससे इसको डिवाइड करते तो 1/36 आ जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, अपन ने इवेंट को ई लिए थे, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई ऊपर ये फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट रख सकते हैं। एन ऑफ एस की वैल्यू है 36 और एन ऑफ ई की वैल्यू 1, तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लिख दो आप, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर एक डाई के ऊपर इवन प्राइम नंबर आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/36। तो ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18, टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ। देखिए ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, बोल रहा है इफ, इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। पहली है, पहला ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहती है तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगी तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आएगा, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इजिकल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगी तो उसका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, ये नहीं है। पी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट इंटू बी नॉट, या इंटू का साइन लगा रहता है तो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, कोई साइन नहीं लगा तो इंटरसेक्शन, और अगर पीछे प्लस का साइन लगा रहता है तो उसका मतलब यूनियन होता है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इंटू मतलब इंटरसेक्शन है। पी ऑफ ए नॉट
इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी। देखो इसको अगर अपन यहाँ इंटरसेक्शन लगा दे, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे तो पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट आएगा, और पी ऑफ ए नॉट को 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं और पी ऑफ बी नॉट को 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी नहीं होता, इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, तो ये गलत है। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए मैं इसको लिख के सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। ए एंड बी आर independent events, then अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला मालूम है। अब इसको अपने ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी ऑफ, अब देखो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, तो पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट। ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, अगर ए नॉट और बी नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट हुई तो। अब देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, पी ऑफ ए नॉट और इंटरसेक्शन को इंटू लिख देते हैं बी नॉट, इंटरसेक्शन हटा दिए यहाँ से, इंटू मतलब इंटरसेक्शन, इज इक्वल टू ये पी ऑफ ए नॉट को अपन 1 माइनस पी ऑफ ए लिख सकते हैं पहले वाले को, इंटू पी ऑफ बी नॉट को 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकते हैं। किसी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होता है। तो देखो पी ऑफ ए नॉट इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी आ गया आपका। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज इज डन। तो कोई एक्सरसाइज डन हो गई। ठीक है, ओके बाय।